Hello everyone, my name is विकास कुमार और आई वेलकम यू टू आर्म्स डिजिटल चैनल। जैसे कि आपको हमने टैगलाइन से समझ में आ गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो 11th के हम कुछ टॉपिक्स को, नॉट चैप्टर, टॉपिक्स को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं जो हमारे 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो कई बार स्टार्टिंग में आप अगर 11th अच्छे से कवर नहीं कर पाए और 12th अभी आप लोग एंटर करने वाले हैं, तो उसमें इन टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आज की वीडियो अगर आप लोग पूरा देखने वाले हैं तो इसका प्रीवियस वाला वीडियो ज़रूर देखें जिसमें हमने डिस्कस किया है फोर्सेस के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में वो है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। उस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो मैं आपको थ्योरीज बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन स्टेप्स को अप्लाई भी करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज को सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो न्यूटन सेकेंड लॉ को अच्छे से समझना पड़ेगा। हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात की थी प्रीवियस वीडियो में, जो आप जरूर जाके चेक कर सकते हो ताकि आपको कनेक्टेड फील आए कि कैसे ये लॉज जो है आपस में काफी कनेक्टेड एक दूसरे से। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है उस चीज पे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, इफ वी हैव एनी रैंडम बॉडी, ठीक है, और इस पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अलग अलग मैग्नीट्यूड के, अलग अलग डायरेक्शन में, है ना, नो फिक्स एनीथिंग, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल फोर्सेस। तो इन सभी फोर्सेस का जो नेट फोर्स आएगा, ठीक है, वेक्टर एडिशन करके जो नेट फोर्स आएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, नेट फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल कुल मिला के कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों चीजें वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम ये प्रिडिक्ट कर ले कि इस बॉडी का मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है। ये मोमेंटम के मेजरमेंट से अगर हम ये निकाल ले कि कितना मोमेंटम में चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, एक पर यूनिट टाइम का मतलब है एक सेकंड के अंदर कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो हम ये बता सकते हैं कि इस पूरे बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है। ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स बता सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, rate of change of momentum, the rate of change of momentum is just a fancy language to tell you change in momentum per unit time, ठीक है, per unit time, per unit time का मतलब एक सेकंड के अंदर, ठीक है। तो per unit time change, rate of change of momentum of any system or body is directly proportional to the applied external force। थोड़ा सा मैं और एक्यूरेट करना चाहूंगा, अप्लाइड एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, रिजल्टेंट। क्योंकि सेकेंड लॉ जो होता है वो किसी एक सिंगल फोर्स की बात नहीं कर रहा, वो पूरे रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा है। तो और एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि हम इंटरनल फोर्सेस नहीं काउंट करते हैं सेकेंड लॉ में। ये एक काफी कंसेप्चुअल पॉइंट है कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं ना, जो बॉडी में मॉलिक्यूल एक दूसरे को ही लगा रहे, ये इंटरनल फोर्स सेकेंड लॉ में काउंट नहीं होते, ठीक है। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस जो सिस्टम में बाहर से अप्लाई किए जा रहे इसके ऊपर, उनका। तो अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो, वेरी फेमस इक्वेशन जो है एफ नेट, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, डीपी बाई डी टी, वेक्टर फॉर्म में डीपी बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। और इसी को अगर हम मोमेंटम को थोड़ा सा इलाबोरेट करें तो मोमेंटम हमें पता है, मोमेंटम हमें पता है किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। इस चीज को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो यही इक्वेशन सॉल्व होके आ जाती है, सॉल्व होके आ जाते हैं किसके बराबर, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे कि कैसे हो सॉल्व होके आती है, ठीक है, वो आप नोट्स में देख सकते हो। हम ये हम लिखते हैं नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस ये ध्यान में रखना है कि इसके लिए मास सिस्टम का जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना जरूरी है, वेरिएबल मास सिस्टम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये वैलिड नहीं रहेगा इक्वल टू एम ए उस सिस्टम के लिए थ्रू आउट द टाइम। ओके, तो ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया, ठीक है। सेकेंड लॉ बोलता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अगर हमें एवरेज फोर्स का भी निकालना हो, अगर जरूरत पड़ जाती है, तो एवरेज फोर्स निकालने के लिए हमें बस क्या करना है, डिफरेंशिएशन करने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आपको कोई इंटरवल दे रखा है कि हाँ 10 सेकंड के अंदर बताओ कितना फोर्स होगा, तो ऑब्वियसली आपको एवरेज पूछ रहा है क्योंकि 10 सेकंड इंटरवल दिया है। तो आप देखो कि 10 सेकंड में कितना मोमेंटम में चेंज आया और उसको टाइम से डिवाइड कर दो, तो आपका एवरेज फोर्स आ जाएगा, ठीक है।
अब इसको ही हम यूज करने वाले। अब आते हैं अपने मेन हेडलाइन पर कि हम कैसे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी सॉल्व करते हैं। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी क्या किए थे, ऐसे स्टेप्स बनाकर दिए थे कि कैसे हम इक्विलिब्रियम सॉल्व करते हैं और न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, वैसे ही मैं स्टेप्स मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं ताकि आपके लिए इजियर हो, आप भी ये स्टेप्स लिख सकते हो। हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करो सॉल्व करना, आप लाइन टू लाइन इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट आपको ये फील नहीं आएगा कि आपको क्वेश्चन शुरू करना नहीं आ रहा। आप पहला लाइक क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या वो नहीं, आप ये फॉलो कर सकते हो और हर क्वेश्चन का आप अप्रोच या क्वेश्चन स्टार्ट कर पाओगे। सॉल्व होगा कि नहीं होगा उसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी मैथ की स्किल चाहिए, थोड़ा सा सॉल्विंग स्किल चाहिए, वो बात है। लेकिन आप कोई भी सवाल स्टार्ट कर पाओगे कि सॉल्विंग स्टार्ट कैसे होगी। तो पहला स्टेप क्या है इसमें मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज को सॉल्व करना, कि आप पहले तो बॉडी और सिस्टम सेलेक्ट करो जिस पे आप फोकस करना चाहते हो। तो अगर तीन चार बॉडीज हैं तो आप किस पे फोकस करना चाहते हो, तीनों पे करना है अलग अलग, तीनों को एक साथ करना है, या सिर्फ किसी एक बॉडी पे करना है। ये थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ पता चलता है, बट यू हैव टू सेलेक्ट अ बॉडी और सिस्टम जिस पे हम लोग आगे सब सप्लाई करेंगे। फिर हमें उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सारे एक्सटर्नल फोर्स क्लियरली शो करेंगे। ठीक है, और फिर ये आता है पॉइंट इंपॉर्टेंट। और फिर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट, जो भी सवाल में सिनारियो दे रखा है, फोर्सेस दे रखे हैं, कंस्ट्रेंट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम एक गेस करते हैं कि इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर हो सकता है। हम ट्राई टू आइडेंटिफाई। इट्स फाइन कि समटाइम्स डायरेक्शन ऑपोजिट भी आ जाता है, दैट इज फाइन, बट एक गेस लेना पड़ता है ताकि हम इक्वेशन को लिख सके। तो वी हैव टू गेस कि एक्सेलरेशन किधर हो सकता है, पॉसिबली वी टेक अ गेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन गेस कर लेते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, जो ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया था ना, उस फ्री बॉडी डायग्राम में कोई भी फोर्स जो उस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं है ना, उनका रेजोल्यूशन करना पड़ता है, मतलब कंपोनेंट लेना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, उन सभी फोर्सेस का कंपोनेंट लोगे किसकी तरफ, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन की तरफ, जो भी फोर्सेस नहीं है। ठीक है, अगर कोई फोर्स ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, जो नहीं है उनका कंपोनेंट लेना। ठीक है, फिर अगला स्टेप है न्यूटन सेकंड लॉ, जो हमने सीखा नेट फोर्स। अब हमने सारे डायरेक्शन फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया, कंपोनेंट निकाल लिया एक डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का है। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में, और हम लिखेंगे उस डायरेक्शन का सारा नेट फोर्स टोटल रिजल्टेंट इक्वल टू किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, एंड मेक इक्वेशन। तो इससे आपको इक्वेशंस बनेगी। जैसे इक्वेशन बन जाएगी, अब फिजिक्स का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है और यहाँ से मैथ चालू होता है। ठीक है, तो ये जरूर मैं कहूंगा कि जस्ट बिकॉज आपको थ्योरी समझ में आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप सवाल भी कर पाओगे उसके लिए, क्योंकि ये लास्ट स्टेप जो है वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करने से, बहुत सारे डाउट्स पूछने से, अपने सॉल्विंग स्किल को बढ़ाने से। ठीक है, बट स्टार्टिंग जरूर कर सकते हो सभी सवालों का। तो जैसे आपको इक्वेशन मिल गई, हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो भी अननोन होगा वो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हमारा फ्लो चार्ट समझ लो जो हम क्वेश्चंस में आगे फॉलो अप करने वाले हैं। और ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में वैलिड है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, मोशन इन कनेक्टेड बॉडी। चलो फिर कुछ एग्जांपल लिए बिना तो नहीं पता चलेगा, याद नहीं आएगा कि क्या स्टेप करना है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन लिया है मैंने, तो रीड करते हैं। टू ब्लॉक्स मास 2 kg, तो ये 2 किलो का मास है और ये 5 किलो। ठीक है, आर in a contact on a frictionless table, a horizontal force is applied 35 न्यूटन का। फाइंड द फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द ब्लॉक। फोर्स ऑफ कांटेक्ट बेसिकली हम बात कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन की, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, तो ये जो दोनों का कांटेक्ट है, इन दोनों के बीच में जब कांटेक्ट आता है, दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती है, इनके बीच में एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वो हमें फोर्स सॉल्व करना है इस सिनेरियो के लिए। एक बहुत ही माइन्यूट सी चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, कि यहाँ पे हम लोग जो ब्लॉक का ये डब्बा सा बना रहे हैं ना, डायग्राम सा ये बना रहे हैं डब्बा, 2 किलो छोटा डब्बा है, 5 किलो बड़ा डब्बा है। ये चीज दिमाग में फिट हो जाती है क्योंकि हमने इतनी बार इस चीज को देखा है, और हमें लग जाता है कि इसकी साइज जो है मैटर करती है, बट ये ट्रू नहीं है। एक्चुअली मैं इसको 1 किलो और इसको 10 किलो बोल दूंगा तो इसमें कुछ गलत नहीं हो जाएगा सवाल में, क्योंकि मास और साइज का अभी कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में।
तो कोई ऐसा नहीं मानना है आपको कि बड़ा डब्बा बड़ा मास का होगा, वो बस दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। साइज का हमें अभी कोई कंसर्न ही नहीं है, एक बड़ा डब्बा बनाओ छोटा डब्बा बनाओ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो साइज इज नॉट रेलेवेंट राइट नाउ, चाहे वो आप किसी भी क्वेश्चन में लेते, ब्लॉक का साइज इज नॉट रेलेवेंट, जस्ट वो एक मास है, उसको हम उसकी तरह ही ट्रीट करेंगे, आप उसको साइज कैसे भी कर सकते हैं। चलो एक एक करके स्टेप्स लिखना शुरू करते हैं। पहला स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट बॉडी। अब हमारे पास एक दो बॉडीज हैं, तो दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं अलग अलग। सेलेक्ट करने का मतलब यू हैव टू आइसोलेट द बॉडी, ठीक है। आइसोलेट मतलब सभी कनेक्शन से उनको दूर कर देना। अब क्योंकि मुझे नहीं पता है कि किस बॉडी को लेने से मेरा आंसर आएगा, तो मैं दोनों को ही ले रहा हूँ। यही आपको भी करना है। अगर आपको नहीं पता है कि किस बॉडी से लेके आंसर आएगा, तो आप सारी बॉडीज लेके चले। तो मैं इसको भी सेलेक्ट कर रहा हूँ एक साइड में, और इसको भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को साथ साथ में लेके चलते हैं। फिर हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो क्या क्या फोर्सेस हम लोग इस पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखो, मास की वजह से इस पे एक तो वेट है, वो तो आएगा ही। इसके अलावा ग्राउंड का नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, लेट्स कॉल दिस N1, बिकॉज ये हमारा इतना कंसर्निंग पार्ट नहीं है। तो अभी ग्राउंड की तरफ से कांटेक्ट है यहाँ पर, तो उसकी वजह से एक नॉर्मल फोर्स आया, तो जैसे लास्ट में बताया था, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। उसके अलावा हमने अप्लाइड फोर्स दे रखा है, यहाँ पे हमने 35 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स भी है, एफ। और इसके अलावा यहाँ पर भी कांटेक्ट में है, तो उस कांटेक्ट की वजह से एक नॉर्मल यहाँ पे भी आएगा, लेट्स कॉल दिस नॉर्मल दिस टाइम, ठीक है। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, सारे एक्सटर्नल फोर्स हमने शो कर दी। वैसे कैपिटल एम का आएगा, तो एक आएगा वेट, इसके मास की वजह से यहाँ पर इसका वेट आ गया, ग्रेविटेशनल पुल जो है। और इसके अलावा यहाँ पर कांटेक्ट होने की वजह से इस पे भी आएगा नॉर्मल, यस, नॉर्मल दोनों बॉडीज पे लगेगा कांटेक्ट की वजह से, एक्शन और रिएक्शन की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि जब आप कांटेक्ट फोर्स लिखते हो तो आप सिर्फ एक ही बॉडी पे नॉर्मल बना के छोड़ दो और दूसरे पे नहीं, क्योंकि जैसे ये है ना, आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे भी तो एक बना के छोड़ दिया, इसका दूसरा भाई का इधर है, तो उसका दूसरा भाई ग्राउंड पे लग रहा होगा जो मैंने ड्रॉ नहीं किया अभी। नहीं तो ऐसा नहीं कि अकेला ही, कोई भी रियल फोर्स अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज द न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। कोई भी फोर्स जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, उसका दोनों बाई बाई साथ में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। तो अगर ये एक्शन मानते हो तो ये रिएक्शन है उसका, तो ये अगर एक्शन है तो इसका रिएक्शन है, बट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। चलो, तो यहाँ नॉर्मल आ गया, ये भी ग्राउंड से कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल फोर्स आ गया N2, इसका कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं है। तो अब कई बार दिमाग में मन में आ जाता है, क्योंकि मुझे पहले भी लोगों ने क्वेश्चन पूछा, सर ये फोर्स इस पे भी ड्रॉ करना है क्या, है ना, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसी के धक्के की वजह से तो ये भी चलने वाला है, तो इसका धक्का तो इस पे भी लगना चाहिए, ऐसा कुछ मतलब दिमाग में आ जाता है। तो आपको याद रखना है, ऐसा ट्रू नहीं है। जो फोर्सेस जिस ब्लॉक पे लगाए गए हैं सिर्फ एफबीडी में उसी ब्लॉक पे आएगा। आपको जो फीलिंग आ रही है ना कि यार ये तो इस पे भी ट्रांसफर हो रहा है, यूर राइट, वो फीलिंग सही है, बट वो इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, फोर्स ट्रांसफर नहीं होता। इफेक्ट मतलब जो मोशन है, एक्सेलरेशन है, वो जरूर इसी फोर्स की वजह से है, बट वो फोर्स आपको वहां ट्रांसफर नहीं करना उस बॉडी पर। इनकेस अगर कभी आपको ये कंफ्यूजन है, तो फीलिंग वाइज आप सही हो कि उसकी वजह से ही तो मूव कर रहा है, बट इन रियलिटी वो इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, फोर्स नहीं। जिसकी वजह से एम मूव कर रहा है वो ये नॉर्मल फोर्स है, जिसकी वजह से एम मूव कर रहा है वो ये नॉर्मल फोर्स है। चलो, तो हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा, टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। वैसे तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में इजी होता है, कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करोगे, जैसे हमें पता है ये दोनों ब्लॉक ग्राउंड पर रखे तो नीचे तो नहीं जा सकते, है ना, सिंपल सी बात है, दोनों ग्राउंड पे नीचे नहीं जाएंगे। ऊपर उड़ सकते हैं क्या, नहीं उड़ सकते, ऊपर उड़ने के लिए कोई हमने फोर्स नहीं दिया, तो दोनों ही चीजें नहीं हो सकती। अब बचा राइट और लेफ्ट सोच लेते हैं। अब देखो, हमें दिख रहा है ना कि एक ही फोर्स लगा रहे हैं बाहर से, ओवरऑल अप्लाइड फोर्स, और वो भी राइट साइड लग रहा है, तो इनके जो सबसे ज्यादा चांस है एक्सेलेरेशन होने के, वो इस साइड डायरेक्शन में ही दिख रहा है मुझे। तो हम लोगों ने ऐसे ही बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से प्रिडिक्ट कर लिया कि दोनों का एक्सेलेरेशन ऐसे होगा। और साथ में क्योंकि ये दोनों एक साथ साथ में मूव करने वाले, टुगेदर मूव करने वाले, अलग अलग नहीं, इसकी वजह से मैंने ये भी मान लिया कि दोनों का एक्सेलेरेशन क्या होगा, सेम होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेम क्यों मान लो, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट, क्योंकि दोनों साथ में मूव करने वाले। तो ये हो गया, एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है कि अब इन एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करना, तो चेक कर लेते हैं। एफ ऑलरेडी एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में, नो रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड। नॉर्मल ऑलरेडी एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में, नो रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड।
व्हाट अबाउट mg और n1? mg आप देखोगे या वेट जो देखोगे ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा। मैंने बोला ना जो भी फोर्स एक्सेलेरेशन की तरफ नहीं है उसका रेजोल्यूशन कर लो, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कोई रेजोल्यूशन आएगा ही नहीं उधर, है ना। अगर आपका फोर्स ऐसे है 20 न्यूटन, तो इसका कोई भी कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है, जीरो रहे, आप कह लो जीरो, बेसिकली जीरो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो कंपोनेंट होता है। इसकी वजह से नॉर्मल और mg दोनों का ही कोई कंपोनेंट नहीं होगा एक्सेलेरेशन की तरफ, क्योंकि वो 90 डिग्री पर है। तो इससे एक थंब रूल बना लो कि जो भी फोर्सेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उनका कोई कंपोनेंट नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि उनका कंपोनेंट जीरो होगा उस डायरेक्शन में। चलो अगला देखते हैं। नॉर्मल ऑलरेडी डायरेक्शन में है, mg और n2 जो है वो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो उनका रेजोल्यूशन वैसे ही जीरो है, तो यहाँ रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है इस केस में। अगला स्टेप क्या है, ठीक है, अगला स्टेप देखो, अब हमें क्या करना है, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है और इक्वेशंस बनानी है। अब मुझे दिक्कत है कि मुझे नहीं पता कि किस पे लगाना है, तो मैं दोनों पे ही लगा के चलूंगा ताकि चेक कर सकूं कि किससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए लगाते हैं, तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स लिखते टाइम हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ता है, वेक्टर एडिशन में आपको पता ही है, अगर दो फोर्सेस, इसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है तो वो भी देख लेना, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टर ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनको सब्ट्रैक्ट होना होगा। अब बस सब्ट्रैक्ट जब होता है ना, ऐड में तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट जब सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो ये कंफ्यूजन आता है कि एफ माइनस एन लिखूं या एन माइनस एफ लिखूं, ठीक है, ये कंफ्यूजन आता है। तो मेरा एडवाइस ये है, ठीक है, आप कर तो कई तरीके से सकते हो, बट मेरा एडवाइस जो मुझे लगता है बेस्ट रहता है सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए, कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना, हमेशा आप उस डायरेक्शन वाले फोर्स को प्लस में लिखो और जो इसके ऑपोजिट है उसको माइनस में लिखो, सब्ट्रैक्ट तो करना ही है। तो देखो एक्सेलरेशन राइट साइड है तो ये फोर्स राइट साइड है तो ये प्लस में लिखो, और ये साइड लेफ्ट साइड है तो इसको माइनस में लिखो। वट इफ की एक्सेलरेशन ही लेफ्ट में होता, इन दैट केस आप ये लेफ्ट वाले को प्लस में लिखते हैं और राइट वाले को माइनस, ये इससे सिली मिस्टेक अवॉइड की जा सकती है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी पहले ब्लॉक के लिए, तो फॉर स्मॉलर ब्लॉक या 2 kg ब्लॉक कितना आएगा, एफ माइनस नॉर्मल इक्वल टू इसका खुद का मास और इसका एक्सेलरेशन जो ए हमने माना है, हमें वही तो सॉल्व करना, वही हमारा अननोन है ना। और नॉर्मल भी अननोन है, एक्चुअली नॉर्मल भी अननोन है, ठीक है, दोनों अननोन। दूसरा आप कैपिटल एम के लिए लिखेंगे, तो कैपिटल एम के लिए हमें दिख रहा है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, तो यहाँ तो प्लस और माइनस का कोई इश्यू नहीं है, एक ही फोर्स है, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका खुद का मास इनटू एक्सेलरेशन, तो दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ के बाद अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसके लिए अब चाहिए थोड़ी सी मैथ की शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैथ जितना आप अच्छा करते हो ये वाला स्टेप आपका उतना इजी होता जाएगा विद टाइम, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो डरे नहीं स्टार्टिंग में, अगर ये धीरे सॉल्व हो तो आप डाउट पे अप्रोच करें, अगर आपको ये चीज में दिक्कत आती है तो, ठीक है। तो चलो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं अब, इलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे मेथड कर सकते हैं, अभी मैं कर रहा हूँ इलिमिनेशन टाइप ऑफ थिंग है जिसमें हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने से क्या होगा कि इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगा। देखो दोनों को ऐड करो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऐड होगा, एफ माइनस नॉर्मल, ये लेफ्ट साइड है फर्स्ट इक्वेशन का, और नॉर्मल ये राइट सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड ऐड हो गया आपस में, राइट साइड का फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड ये है, सेकंड इक्वेशन का राइट साइड ये है, दोनों ऐड हो गए। इससे क्या होगा, यू विल रियलाइज, यू कैन सी कि नॉर्मल जो है सब्ट्रैक्ट होके जीरो हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होके एफ इक्वल टू ब्रैकेट में एम प्लस एम इंटू ए, और ए का आंसर क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एम प्लस एम, ठीक है। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन का आंसर। हमें कैसे पता कि ये फाइनल आंसर है, उसमें कोई और सॉल्विंग नहीं करनी, क्योंकि फोर्स की वैल्यू दिया है, मास की वैल्यू दिया है, मास की वैल्यू दिया है, तो ये सॉल्विंग आप एंड तक आ चुके हैं, अब उसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि सारी वैल्यू गिवन है। बट हमें एक्सेलरेशन नहीं, नॉर्मल निकालना था, तो नॉर्मल निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में अगर मैंने एक्सेलरेशन पुट कर दिया तो दूसरा क्या आ जाएगा, नॉर्मल का आंसर आ जाएगा जो अननोन था, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगा, तो पुट ए इक्वल टू ए की वैल्यू जो हमने सॉल्व कर ली है, इन नॉर्मल,
इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे तो नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा, देखो ये रहा सेकेंड इक्वेशन, नॉर्मल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल इक्वल टू कैपिटल एम और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दिया, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक ये आ गया। अब तुम देखोगे मैं इंटेंशनली अवॉइड कर रहा हूँ वैल्यूज पुट करने। मुझे पता है एफ की वैल्यू, मास की वैल्यू, बट मैंने पुट नहीं किया बिकॉज जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसमें वैल्यू नहीं दिया होगा और आंसर आपको इसी फॉर्मेट में छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मास एफ और कैपिटल एम के बीच में, तो इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप इस तरह से इस फॉर्मेट में आंसर छोड़ पाओ। अब क्योंकि अभी तो मेरे को वैल्यूज दे रखे हैं तो मैं पुट कर देता हूँ, जैसे एंड में हमें मास कितना दे रखा है, तो कैपिटल मास 5 kg दिया है, छोटा मास तो 5 kg इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 + 5, और ये कितना हो जाएगा 25 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी लेके आते हैं। तो इस तरह से कुछ ब्लॉक थे, अब ब्लॉक को थोड़ा सा अलग कनेक्ट कर दिया हमने, एक को हमने हैंग कर दिया पुली के थ्रू, दूसरे को टेबल के ऊपर स्टिल रखा हुआ है, और हमें बताना है कि कितना इन ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। चलो एक एक करके स्टेप शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में जब हम प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं तो मेक श्योर कि सारे स्टेप्स हम लिख रहे हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी स्पीड बढ़ती जाएगी और आपको स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा। तो पहला स्टेप हमें सिस्टम सेलेक्ट करना है। अभी भी मुझे नहीं पता कि इसका और या इसका किसका एफबीडी ड्रॉ करने से सॉल्व होगा, तो मैं दोनों का ही फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर 8 kg और यहाँ पर 2 kg। यू कैन सी कि मैंने 2 kg को इक्वल साइज में बना दिया, क्योंकि जैसे मैंने बताया साइज इज नॉट रेलिवेंट। तो तुम डरो मत या तुम इस पे ज्यादा थिंकिंग मत लगाओ कि कितना साइज बनाना है दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, वो रेलिवेंट ही नहीं है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ इसका वेट है विच इज 80 न्यूटन। अब देख रहे हो मैं वैल्यू पुट करके अब सॉल्व कर रहा हूँ। दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं इसको mg भी लिख सकता हूँ, लास्ट में पुट कर सकता हूँ जैसा रिक्वायर्ड। अभी वैल्यू दिया है तो मैं पुट करके सॉल्व कर लेता हूँ। 80 न्यूटन, फिर यहाँ से आएगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N1। इसके अलावा ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स भी, जैसा हमने सीखा है, टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स। ठीक है, ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्रिक्शन नहीं है तो अभी अवॉइड करें। 2 kg का देखोगे तो 2 kg में क्या क्या इंक्लूडेड है, एक तो इसका वेट 20 न्यूटन, किसी भी सरफेस के साथ ये कांटेक्ट में नहीं है तो ये नॉर्मल नहीं आएगा, इसके ऊपर कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है। दूसरा टेंशन जरूर आएगा क्योंकि स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। ये फ्री बॉडी डायग्राम होगी। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या प्रिडिक्ट करना है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप सोचो अगर मैंने इसको रिलीज कर दिया, है ना, इसको रिलीज कर दिया तो ये जो वेट है इस 2 kg ब्लॉक का वेट जो है उसको ये नीचे खींचेगा। ठीक है, ब्लॉक नीचे जाएगा ग्रेविटी की वजह से। ब्लॉक रस्सी को खींचेगा, तो रस्सी किसको खींचेगा, इस ब्लॉक को खींचेगा ऑन द टेबल जो रखा हुआ है। तो ओवरऑल हमारा डायरेक्शन जो हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि 2 kg का एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होना चाहिए, ग्रेविटी खींचेगा इसलिए, और 8 kg का राइटवर्ड होना चाहिए, 8 kg का राइटवर्ड होना चाहिए, इस तरह से। दोनों का एक्सेलरेशन फिर मैं सेम मान रहा हूँ बिकॉज ऑफ सेम लॉजिक कि कंस्ट्रेंट है दोनों में। क्या कंस्ट्रेंट है कि दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो जितना इसको चलना पड़ेगा उतना ही इसको सेम अमाउंट में चलना पड़ेगा सेम टाइम में, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, रेजोल्यूशन। एक बार एक्सेलरेशन प्रिडिक्ट कर लिया ना, अब रेजोल्यूशन पे ध्यान देंगे। तो चेक करेंगे, ये टेंशन ऑलरेडी एक्सेलरेशन की तरफ है और 80 और N1 दोनों एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, तो उनका तो कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, और टेंशन ऑलरेडी है तो उसका कंपोनेंट निकालना नहीं। वैसे यहाँ 2 kg ब्लॉक पे देखिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो 20 न्यूटन ऑलरेडी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, और टी जो है ऑलरेडी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो उनका भी कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है इस सवाल में। तो हम अगले स्टेप पे आ जाते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना। तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम 8 kg ब्लॉक पे निकालें, ठीक है, 8 kg ब्लॉक पर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस का सोचना ही नहीं है, एक ही फोर्स है तो टी जस्ट, ठीक है, इक्वल टू इसका खुद का मास कितना है 8। अब मैं वैल्यूज पुट करके चल रहा हूँ, है ना, वैल्यूज पुट करके चल रहा हूँ। एक्सेलरेशन कितना है 8, दिस इज इक्वेशन 1। अगला अब हम सेकेंड वाले ब्लॉक के लिए करेंगे, तो ये हमारे सेकेंड वाले ब्लॉक के लिए देखें। अब इसका एक्सेलेशन, दो फोर्सेस है उसके एक्सेलेशन की, तो अब सोचना पड़ेगा प्लस करना है माइनस करना है, किसको प्लस में रखना है किसको माइनस में। तो मुझे दिख रहा है दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट है तो मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट में भी किसको प्लस में रखना पड़ेगा, तो वो फोर्स प्लस में रखो जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो फोर्स जो डाउनवर्ड है उसको प्लस रखो, तो यहाँ पे 20 जो है वो डाउनवर्ड है तो प्लस में आएगा,
और टी जो है वो माइनस में है, ऊपर की तरफ है तो माइनस में आएगा, और इसका खुद का मास 2 किलो, एक्सेलेरेशन है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ से बाद मैथ की शक्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा। आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, एलिमिनेशन कर सकते हो, वट एवर यू लाइक, जैसा भी मैथ आपका बोलते हैं। जैसे मैं सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता हूँ थी, बट मैं यहाँ पर सेम रखते हुए मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ताकि मैं आपको पिछले सवाल की तरह ही इसको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐड करने से हो जाता है सॉल्व, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो पहली इक्वेशन का लेफ्ट साइड टी है, दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट साइड जो है वो 20 - टी है, इक्वल टू राइट साइड पहली इक्वेशन का 8a है, दूसरी इक्वेशन का 2a है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से देखो टी और टी माइनस सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो गए, तो ये बचा 20, उधर बचा 10a, और यहाँ से मेरे पास एक्सेलेरेशन आ गया इतना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन आ गया। अगर हमें टेंशन के लिए सॉल्व करना है तो हम किसी भी एक इक्वेशन में वापस एक्सेलेरेशन को पुट कर देते हैं। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, टी इक्वल टू 8 × ए, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब ए मिल गया तो टी भी आ जाएगा, जो टेंशन फोर्स है। तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 × 3 न्यूटन। है कि नहीं आया? ठीक है, इजली हमें सॉल्व हो गया। एक और एग्जांपल करेंगे और इससे आपको फाइनल अच्छा आइडिया मिल जाएगा। चलो इसमें भी सेम तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहले हम ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या है ना, अब थोड़ा सा ब्लॉक जो है वो सीधा ना होकर टेढ़ा है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें ब्लॉक्स को ड्रॉ करने के लिए मैं जस्ट ऐसे एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि हम जो हमारा सिस्टम है वो किस ओरिएंटेशन में है। वी ट्राई टू, मतलब कई सारी बुक्स में तो ओरिएंटेशन हटा देते हैं, बट मेरा ये मानना है कि आप ओरिएंटेशन ना बदलो तो ज़्यादा बेटर है। इससे फील आती है फिजिक्स की, अगर आप उसी सेम ओरिएंटेशन में रख के फ्री बॉडी डायग्राम में। तो ये बी ब्लॉक ऐसे टिल्टेड है, तो मैंने बी ब्लॉक को ऐसे टिल्टेड ही बनाया। ठीक है, और ऐसे सी ब्लॉक इधर ओरिएंटेशन सेम रखते हुए अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो, एक तो नॉर्मल फोर्स है ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, दिस इज द नॉर्मल फोर्स N1, और इधर नॉर्मल फोर्स N2। ठीक है, इसके अलावा स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो टेंशन फोर्स इधर T और इधर भी T। ठीक है, और क्या है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से इधर mg, इसका मास कितना है देख लेते हैं। बी का 1 kg है, सी का 3 किलो है। ठीक है, तो बी का अभी के लिए मैं स्मॉल और कैपिटल एम यूज कर लेता हूँ, स्मॉल या M1 और M2 यूज कर लेता हूँ दोनों के लिए, बी और सी के लिए। ये आ जाएगा M1g, और यहाँ पर आ जाएगा M2g। अगला क्या है, तुम लोग बोलो है ना, क्या है अगला, एक्सेलेरेशन प्रिडिक्ट करना। तो एक्सेलेरेशन प्रिडिक्ट करते हैं। हमें पता है कि ये 3 किलो का है, ये 1 किलो का है, तो अगर सिस्टम को रिलीज किया जाएगा, 3 किलो को भी ग्रेविटी नीचे खींचेगा, 1 किलो को भी ग्रेविटी नीचे खींचेगा, बट ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पुल किस पे ज्यादा होगा, 3 किलो वाले पे ज्यादा होगा। डिपेंडिंग ऑन एंगल उंगल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट चलो 3 किलो पे हमें ऐसा फील आ रहा है कि ये जो 3 किलो है उसको ग्रेविटी ज्यादा पुल करेगी, तो ये नीचे जाने के चांस है, और क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इसके ऊपर जाने के चांस है। तो हमने एक्सेलेरेशन प्रिडिक्ट कर लिया, और सेम तरीके से दोनों का एक्सेलेरेशन सेम मान लेंगे, बिकॉज वो एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो इसका एक्सेलेरेशन ऊपर, इसका एक्सेलेरेशन नीचे। अगला स्टेप रेजोल्यूशन करने का, तो चेक कर लेते हैं। तो ये जो टी है वो ऑलरेडी एक्सेलेरेशन की तरफ है, नो रेजोल्यूशन लिखा है। ये जो N1 है वो एक्सेलेरेशन के परपेंडिकुलर है, तो उसका भी कोई एक्सेलेरेशन या रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स का कोई रेजोल्यूशन नहीं आएगा उस डायरेक्शन में। बट ये जो mg है, ये देखो आप, ना ही परपेंडिकुलर है ना ही अलोंग द लाइन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन। तो बेसिक रेजोल्यूशन अगर हम अप्लाई करेंगे, जो आप याद भी रख सकते हो, मतलब क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन के केस में हमेशा ही ऐसा होगा। जैसे कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इसको इस mg का जो रेजोल्यूशन आएगा अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड, ये वाला जो रेजोल्यूशन या कंपोनेंट आएगा, ये mg साइन थीटा आता है, तो साइन 60। और जो परपेंडिकुलर वाला रेजोल्यूशन है जो इधर आएगा, वो आएगा mg cos थीटा, cos 60। इस तरह से रिजॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने रिजॉल्व किया ना, है ना, आप मेन फोर्स को हटा सकते हो, मतलब यू डोंट हैव टू इरेज इट, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब उसका रोल खत्म हो गया।
हमने जो एक सिंगल फोर्स था ना उसको दो फोर्स में से तोड़ दिया। रेजोल्यूशन का मतलब ही ये है, तो तोड़ दे, उसके इफेक्ट को तोड़ दो अलग अलग डायरेक्शन में। तो अब मुझे एम जी देखने की जरूरत नहीं, मैं उसके कॉम्पोनेंट्स को सिर्फ देखूंगा, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। वैसे यहाँ पर एंगल 30 है, तो सोचो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा विच इज एम टू जी साइन थीटा अलॉन्ग द प्लेन, और एक इधर किधर आ जाएगा एम टू जी कॉस 30। सॉरी इधर 30 नहीं आना चाहिए था, इधर कॉस 60 आना चाहिए था, सॉरी। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, कॉस 60, ये साइन 60 कॉस 60। इसमें से भी एम जी में उड़ा दूंगा क्योंकि एम जी का रूल खत्म हो गया है। ये एम जी हटा देता हूँ क्योंकि मैंने उसको कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिख लिया है, तो इसको भी हटा दूंगा मैं। ये जी कॉस थीटा। जैसे रेजोल्यूशन का काम हो गया, अब हम इक्वेशंस लिखेंगे। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो पहले इक्वेशन इससे स्टार्ट कर, मुझे दिख रहा है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में दो फोर्स है और दोनों ऑपोजिट है, उल्टा है। उल्टा का मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट में टेंशन को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, तो टी माइनस एम वन जी साइन 60 इक्वल टू इसका खुद का मास विच इज एम वन और एक्सेलरेशन ए। इक्वेशन वन। ठीक है, वैसे ही देखो सेकंड ब्लॉक में एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एम टू जी साइन 30 है और टेंशन है, दोनों एक्सेलरेशन के अलॉन्ग है। तो अब और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्ट में भी किसको पॉजिटिव लेना है, देखो यहाँ पे पहले टी को पॉजिटिव लिया था, तो क्या यहाँ पे भी टी पॉजिटिव आएगा, नहीं। जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लेना है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ये है तो ये पॉजिटिव, या एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है तो नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा, एम टू जी साइन 30 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ से मैथ की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे और इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगेन हम ऐड ही करेंगे, तो इक्वेशन 1 + 2 इसमें भी। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड एम वन जी, नहीं सॉरी टी, टी माइनस एम वन जी साइन 60, साइन 60 चाहो तो आप √3/2 लिख दो, प्लस एम वन सॉरी एम टू जी साइन 30 जो कि हाफ होता है माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये आ गया एम वन ए प्लस एम टू टी। यहाँ से टी जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, एम टू जी हाफ माइनस एम वन जी √3/2 इक्वल टू एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू और इंटू, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, बस वैल्यूज पुट करनी है। तो एम वन एम टू आपको दे ही रखा है, एम वन इज 1 kg और एम टू इज 3 kg। हाँ 3 kg एम वन, तो एम वन इज 1 kg या 3 kg, तो ये 30/2 हो जाएगा 15, माइनस ये 10/2 तो 5√3 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 1 + 3 तो 4। ये आपका आंसर आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई करने का टेंशन निकाल लेना। ठीक है, चलो आई होप कि आपको ये एग्जांपल्स भी अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। इसी तरह से और क्वेश्चंस की आपको बस प्रैक्टिस करनी है, जब प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस भी गेन हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं इसी तरह से कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा, तो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। थैंक यू एवरीवन।